खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक। गुलिस्तान न्यूज़ के मॉर्निंग शो सलाम जेके में जहां आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, वहीं आपको बताते चले कि आज 13 तारीख है, जहां हम हिस्ट्री ऑफ द डे पर ज़रूर चलेंगे, आपको हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाखबर करेंगे सुबह सुबह जब आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टीवी पर, कि मुल्क के अंदर क्या कुछ सियासी हलचल हो रही है। आज दिल्ली में सभी कैमरा क्यों दिखेंगे आपको, सभी टीवी चैनल्स पर कौन सी खबर दिखेगी और उस खबर के पीछे की कहानी क्या है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फिर आपको रजौरी भी लिए चलेंगे जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, आज दूसरा दिन है। सूरत हाल क्या कुछ है वहां पर, मौसमियाती तब्दीली के बाद हुकूमती सतह पर कुछ फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों का इतलाक हो रहा है, मामला क्या है, मसाइल क्या है, मुलाजमीन सरापा एहतजाज क्यों है और कौन से मुलाजमीन आज भी तनख्वाहों से महरूम है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आपका और हमारा साथ बना रहेगा 10 बजे तक। 3 पड़ावों पर प्रोग्राम को लेके चलेंगे और आखिरी पड़ाव पर जब आएंगे 9:40 पर तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी हस्बे वादा। जिस तरीके से कल हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल करें ताकि आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, आपके मामलात हुकूमत की नज़र आए और आप अपनी आवाज़ और अपनी बात को रखें ताकि इदारे आपकी आवाज़ को सुने, बात को सुने, पॉलिसी मेकर्स को पता लगे कि बंद कमरों में जो बात हो रही है, जो मनसूबाबंदी हो रही है, ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ इस पर हो रही है, क्या ज़मीन पर भी उसी तरीके का है या ज़मीन के ऊपर कुछ बरक्स भी दिख रहा है। तमाम मामला देखने के लिए टीवी पर तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, जहां पर ऑफिशियल पेज पर हम बराह रास्त नशरियात देकर आते हैं, फिर यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी, और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां 3 ज़ुबानों में खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। बराह रास्त टीवी भी वहाँ पर चल रहा है, टीवी की नशरियात चलती है, वहाँ पर जो बात आप हम तक पहुँचाते हैं उसे हम ज़रूर कबूल करते हैं, उसे नाफिजुल अमल भी करते हैं। जो तनकीद आपकी तरफ से होती है वो हमारे लिए मशअले राह होती है। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार, ये मोहब्बत आपका आज भी हमारे साथ रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ यानी हिस्ट्री ऑफ द डे मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, जो बताएंगे तारीख के पन्नों में आज अहम तरीन चंद वाक़यात क्या कुछ गुजर चुके हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज सितंबर की 13 तारीख है, साल 2023, और आज के दिन कई ऐसे वाक़यात हैं जो यूरोप, अमेरिका या जनूबी हिस्सों के अंदर, बिलखुसूस आप साउथ एशिया की बात करते हैं तो कई अहम तरीन वाक़यात हैं, क्योंकि अगस्त का महीना गुजरा है तो सितंबर के मिड में हम पहुंचे हैं, जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के बाद या भारत की तकसीम के बाद हमने देखा कि कई ऐसे वाक़यात थे, या आज़ादी के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था वो भी चलता रहा। तो उनमें से चंद अहम वाक़यात जो आपके सामने हम हर दिन तारीख में रखते हैं, और आज भी कोशिश इस प्रोग्राम के ज़रिए शुरुआती दौर में जब हम दाखिल हुए तो आपको बताएंगे। 1574 में आज के दिन तुर्की की फ़ौज ने ट्यूनिस पर दोबारा कब्जा किया। ये पहला और सबसे बड़ा हमला तुर्की की फ़ौज के ने ट्यूनिस में, यानी उस वक्त के 50 सबसे बड़े शहरों को लीड करता हुआ ट्यूनिस शहर या सिटी आपको नजर आती थी, जिस पर तुर्की ने आज के दिन कब्जा किया। 1971 में वर्ल्ड हॉकी एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई गई। आज के दिन पेशरफ्त हुई। साल 1922 स्पेन में आज ही के दिन फौजी तख्ता पलटा गया और ट्रेड यूनियन की तरफ से आज ही के दिन 10 साल तक की पाबंदी लगा दी गई। साल 1791 में फ्रांस की शाह लुई 14वीं ने नए आइन का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया, और मुल्क के अंदर जो यानी फ्रांस में आज के वक्त में जो आइन चलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, वो सितंबर की 13 तारीख साल 1791 में आज के दिन दोबारा शुरू हुआ। 1997 में मारूफ समाजी कारकुन कलकत्ता के अंदर आखिरी रसूमात उनकी अदा की गई। मदर टेरेसा की हम बात कर रहे हैं। 2002 में इसराइल ने फ़लस्तीन पर आज तकरीबन 5 साल की तवील मुद्दत के बाद दोबारा हमला किया। बीच में चूंकि सीज फायर वायलेशंस के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक पिछले दिनों भी काम चलता रहा, साल 2021-22 के दौरान भी, लेकिन 1998 के बाद 99, 2000, 2001 तक तकरीबन गजा पट्टी के लोगों ने अमन की फिजा में सांस ली। लेकिन दोबारा से सूरत हाल अबतर हुई जब सितंबर के महीने में एक बार फिर से 2002 में आज के दिन हमला हुआ। 2009 में चांद पर बर्फ तलाशने की कोशिश हुई, वो नाकाम साबित हुई। इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा नासा भी इसके साथ साथ इस मिशन में निकल पड़ा था, लेकिन कामयाबी हाथ साइंसदानों के नहीं लगी। 2009 में
इसके अलावा 2013 में तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरात शहर में आज ही के दिन अमेरिका के उस सफारत खाने पर हमला किया जो महज 13 महीनों तक इस इलाके के अंदर कायम रहा। ये उस वक्त दोबारा यहां पर बनाया गया था जब साल 2011 और 12 में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चले थे और ओसामा बिन लादेन की तलाश पाकिस्तान के अंदर थी और पाकिस्तान के साथ सरहदों पर तालिबान के खिलाफ अमेरिका काफी सरगर्म नजर आ रहा था। तो ये वो वाकयात थे जो चंद तरीन जो ऐसे लम्हात गुजरे हैं या वाकयात रहे हैं जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सर फहरिस्त हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। 8:41 हमारे स्टूडियो की घड़ी में हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज खबरों की शुरुआत सियासी खबर के साथ होगी क्योंकि सबकी नजरें दारुल हुकूमत नई दिल्ली पर टिकी हैं। इंडिया इत्तेहाद की एक और अहम मीटिंग पटना के बाद महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के बाद आज ये तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें बहुत सारे शायद दरवाजे खुलेंगे आज शाम नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होगी। चलिए जनाब, बड़ी खबर क्या करते हैं आगाज जिस पर आज सबकी नजर रहेगी और बात करेंगे इंडिया इत्तेहाद की, उस इत्तेहाद की जिसमें 16 से ज्यादा पार्टियों ने शमूलियत इख्तियार की है और आज उनका एक और अहम तरीन इजलास शरद पवार की रिहाइशगाह पर शाम 5 बजे मुनक्किद होने जा रहा है। पार्टी ज़राया और इत्तेहाद के ज़राया के मुताबिक आज का इजलास इंतहाई अहम है क्योंकि इस इजलास के अंदर जहां एजेंडे को सेट किया जाएगा कि आने वाले 2024 के इंतखाबात को किस सिमत और किस तरीके से लड़ना है, सीट शेयरिंग का मामला भी तय किया जाएगा। वहीं पर जम्मू कश्मीर के 2 साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग के अंदर शरीक होंगे क्योंकि 14 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई थी उसका अहम तरीन इजलास आज दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और यह इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कहा गया कि काफी क्रूशल है, काफी अहम है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि भारत के जो सोल ऑफ इंडिया है उसकी जो जंग है उसके लिए वो इस मैदान में उतरे हैं ताकि रूह जो भारत की है वो बरकरार रह सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान का बयान भी सामने आया था। हम दोनों लीडर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और आज शाम को वो मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। इधर महबूबा मुफ्ती के हवाले से खबर है कि रात देर गए ही दारुल हुकूमत दिल्ली वो पहुंच चुकी है और उमर आज बाद सपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे जिसके बाद शाम को शरद पवार की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगरचे कोई तय एजेंडा इसमें नहीं है लेकिन जो कोई भी बात होगी उस पर गुफ्तगू होगी और अवाम के सामने जरूर रखी जाएगी। वहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना है कि इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी का यह इजलास इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है क्योंकि इसमें आइंदा की हिकमत अमली को भी तरतीब दिया जा सकता है। कांग्रेस ज़राया के मुताबिक आज के इजलास में इत्तेहाद के अंदर कौन सी जमात कहां पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है इस पर भी एक सरसरी बात हो सकती है और उसी को बेसलाइन बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। आज के अहम तरीन इजलास में जिन मेंबरों को तलब किया गया है उनमें सिर्फ एक मेंबर नहीं आ सकता, अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के हैं क्योंकि उन्हें आज समन किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और उसके बगैर जितने भी मेंबर उनके हैं केसी वेणुगोपाल है, टीआर बालू है, हिम्मत सोरेन है, संजय रावत है, तेजस्वी यादव है, राघव चड्ढा है, लल्लन सिंह है और दीगर उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती है। ये सारे लोग जो है वो आज नई दिल्ली में एक बार फिर बैठेंगे, 2024 की हिकमत अमली को तय करेंगे और आने वाले इंतखाबात में किस तरीके से आगे बढ़ना है इस हवाले से बात करेंगे। ताहम इस इत्तेहाद को आज एक बड़ा झटका उस वक्त लगा है क्योंकि ज़राया के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने इंडिया इत्तेहाद को एक बड़ा झटका दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने असेंबली इंतखाबात यानी जो हरियाणा के असेंबली इंतखाबात है उसमें अकेले मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। पार्टी ज़राया ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि इंडिया इत्तेहाद को एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि केजरीवाल ने इंतखाबात में अकेले उतरने का आम आदमी पार्टी को मशवरा दे दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन संदीप पटनायक ने कहा कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात अगले साल होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी कौमी पार्टी है, हम सभी रियासतों में अपनी तंजीम तैयार कर रहे हैं जबकि हरियाणा में ये हल्का इस जमात के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगा। तो ये बड़ी बात है कि 2024 के चुनावों को लेकर जहां इंडिया इत्तेहाद तैयार है वहीं पर 5 रियासतों के इंतखाबात भी होने हैं लेकिन उससे पहले ही
आम आदमी पार्टी ने अपने तेवर भी साफ कर दिए। हरियाणा को लेकर देखना होगा क्या आज के इजलास में क्या इस पर भी कोई हिकमत अमली तरतीब होती है। क्या आने वाले 5 रियासतों के अंदर क्या सभी जमातें एक दूसरे का साथ देकर इंतखाबी दंगल में आएंगी या सब अलग अलग होंगी, या सिर्फ 2024 के इंतखाबात के लिए ही ये इत्तेहाद काम करेगा। सबकी नजरें आज शाम पर रहेंगी, जहां पर शरद पवार की रिहाइशगाह पर यह इजलास तलब किया गया है और तमाम लीडरान दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे लीडर्स दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए और आज सबकी नजरें शरद पवार की रिहाइशगाह पर रहेंगी, जहां पर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उसके अलावा कांग्रेस सदर, कांग्रेस की सुप्रीम सोनिया गांधी के अलावा दीगर जमातों के वो नुमाइंदे भी रहेंगे जिन्हें आज मदऊ किया गया है। तो सबकी नजरें नई दिल्ली पर होंगी और मुमकिन है कि सीट शेयरिंग का जो मसला है शायद उस पर बात बन पाए, क्योंकि अभी तक 2 मीटिंग्स में सिर्फ हमने देखा। पिछली बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, सोशल मीडिया की टीम बनी, कोऑर्डिनेटर्स की वो टीम जिसमें जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टियों को जिम्मेदारी मिली, यानी 2 मेंबर्स को इसमें जिम्मेदारी दी गई। और आज क्या आगे होगा, आप गुलिस्तान न्यूज पर जरूर आपको अपडेट इस मुतालिक शाम होते होते किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की अब करते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चलते हैं और सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर्स में तब्दील होना, ये कुछ एक इलाकों में इन दिनों जो अब तक वादी के अंदर मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ हिस्सों में हम देखते थे, अब सरहदी अजला राजौरी पूंछ के अंदर एक आम सी बात हो गई है। राजौरी से बड़ी खबर यह है कि कल ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। अब सुबह जैसे ही दोबारा से सूरज की किरणें इस इलाके पर पड़ी, राजौरी के इस बालाई इलाके के अंदर जहां कल बाद सहपहर ऑपरेशन शुरू हुआ था, 1 मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक हुई थी, जबकि जवाबी कार्रवाई जो चूंकि मिलिटेंट्स भी मुसलसल फायरिंग कर रहे थे इस जंगली इलाके के अंदर, तो एडीजीपी जम्मू के बयान के मुताबिक जो उन्होंने तस्दीक की है, 1 एसपीओ समेत कुल 4 जवान जख्मी हुए थे, जबकि 4 जवानों में से एक एडीजीपी जम्मू ने तस्दीक की कि शाम देर गए जख्मों की ताब न लाते हुए नारना इलाके के अंदर जिस जवान को गोली लगी थी, फौज का जवान चल बसा है। इस तरीके से 3 लोग अभी भी जख्मी हैं। ऑपरेशन का दूसरा दिन है, तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ऑपरेशन तो पहले से चल रहा था मुसद्दक का इतला मिलने पर, लेकिन ये वो आइटम्स हैं जो रिकवर की गई हैं। 1 मिलिटेंट की जो बॉडी रिकवर करने की कल बात हुई, उससे खाने पीने की चीजें, कुछ अद्वियात, बैग्स और चंद एक चीजें जो इशारा इस बात की तरफ कर रही हैं कि मिलिटेंट शायद सरहद पार से आया था। अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों के दौरान ऑपरेशन हुए हैं इन इलाकों के अंदर, हर बार ये कहा गया है कि ढांगरी और इसके आसपास जो लोग या तो वो साजिश करने वाले, ये तमाम ऐसे लोग थे जो इस इलाके के अंदर सरगर्म थे। तस्वीरें उस मकाम की आप देख रहे हैं जहां पर एग्जैक्टली फायर ओपन किया गया मिलिटेंट्स की तरफ से, जवाबी कार्रवाई हुई और ये वो तमाम पॉलीथीन्स, ये वो सारा साजो सामान जिसमें आपको तैयारियां बैग के साथ, गर्म मलबूसात के साथ, इसके अलावा कुछ जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा भी इसमें लिया गया है, अद्वियात, पट्टियां वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं, 1 मिलिटेंट जिससे एक बैग बरामद हुआ है, उस बैग के अंदर ये सारी चीजें थी जो अभी तक पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया। दूसरी बात आपको यह भी बताना जरूरी है कि राजौरी के इस दूरदराज इलाके की तरफ जब आप जाएंगे तो 2 इलाके इसको कनेक्ट करते हैं। एक तरफ रियासी का जिला आता है और रियासी और राजौरी चूंकि बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बीच वाले जंगलात हैं, अगर यहां से मिलिटेंट्स निकलते हैं तो जो मकामी लोगों की तरफ से बार बार बताया गया कि इस इलाके के अंदर जब जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की तो कई मरतबा जो पुराने रूट्स थे इन्फिल्ट्रेशन के या इन इलाकों से होते हुए कश्मीर सूबे की तरफ या साउथ कश्मीर के एक हिस्से के अंदर दाखिल होने की भी मिलिटेंट्स की तरफ से तस्दीक जो है वो कोशिशें होती रही हैं। आज जब ये ऑपरेशन चला है तो एक बड़े इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स है, वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं और दूसरे दिन में ऑपरेशन इस वक्त दाखिल हो चुका है। मौसम की नासाजगार, यानी मौसम नासाजगार है, मतलब आलूद है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, धुंध भी काफी ज्यादा, और उसके बावजूद भी राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन इस इलाके के अंदर अभी सुबह तक जारी है। सीधे अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलेंगे जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें ये जो कल हम खबर ब्रेक कर चुके हैं एनकाउंटर की, जिसमें कल ही हमने बताया कि मिलिटेंट भी मारा गया, जवान जख्मी हुए, और इस बीच वो जो आर्मी का कुत्ता है जो इंतहाई अहम रहता है इन ऑपरेशंस के अंदर, वो भी कल गोलियों की जद में आकर पहले जख्मी हुआ और बाद में उनकी मौत हुई है। तो अभी कुल मिलाकर इस ऑपरेशन की क्या कुछ सिचुएशन है, और जो हम सुबह देख रहे थे, जो विजुअल्स हम सुबह देख पा रहे थे, वो यही था कि ऑपरेशन अभी जारी है। काफी वसी इलाका और घना जंगल होने के कारण इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। मैं अभी तक इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ
नहीं किया गया, क्योंकि जितना मैंने बताया कि कल इस ऑपरेशन के अंदर मिलिटेंट को भी मार गिराया गया था, फौजी जहां भाग हुआ था और फौजी भी जो जहां भाग हुआ उसकी भी शिनाख्त जम्मू कश्मीर के रवि कुमार के मुताबिक हुई है, जो वादी चनाब के रहने वाले हैं। उसके बाद बड़े पैमाने पर अभी भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये इलाके को पिछले कुछ अर्से से दोबारा एक बार फिर सुर्खियों में देखने को मेरे बिल्कुल राजौरी और रियासी का जो बॉर्डर का इलाका है, इस इलाके में बहुत ज्यादा इस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं, जहां इससे पहले भी अगर बात करें 5 अगस्त की बात करें या 4 अक्टूबर की बात, सितंबर की बात करें, उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें इन इलाकों में आना शुरू हुई और अभी भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौर इस एरिया के अंदर जमशीद, हम सिर्फ एक हफ्ता पीछे चले जाएं तो एक ऑपरेशन उस वक्त हुआ, एक मिलिटेंट की हलाकत हुई रियासी और राजौरी के बीच वाले एक मकान के अंदर, चूंकि राजौरी से भी एरिया दूर नहीं था और रियासी से भी ज्यादा दूर नहीं था, एक रिहायशी मकान के अंदर जब मिलिटेंटों ने पनाह ली थी, उस वक्त जो बयान आया कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स मौजूद थे और कुछ राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हुए। क्या उस ऑपरेशन के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है और क्या इस बात की तस्दीक हो रही है कि अगर उस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद थे तो वही कोई मशकूक नकलो हरकत अब जाकर इस नारला इलाके के अंदर या इस गांव में देखी गई है? अच्छा, बिल्कुल। तुल्ली बन्ना इलाका में 4 तारीख को ये इनकाउंटर हुआ था, जिसमें ये बात सामने आई थी, वहाँ एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था और दूसरा भाग निकले में कामयाब हुआ था। हालांकि उसके बाद डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा गया था उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मगर इस जो ये इनकाउंटर हुआ, इसके हवाले से इस तरह की खबरें आ रही है कि पिछले 6 दिन से 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है जिसको ट्रेन किया गया, जिसके पीछे लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अगर ये मान के चले कि ये 3 मिलिटेंटों का ग्रुप है तो वहां जो कहा जा रहा था वहां 1 मिनट कहा जाए, इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं ये नया ग्रुप है, ये ऑलरेडी इस इलाके में पहले से ही मौजूद था, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह पहले कहा जा रहा है कि उस तुलीबाना इनकाउंटर में 1 मिलिटेंट को मार गिराया था और दूसरा भागा था, मगर इसमें ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप है, क्योंकि परसों देर शाम को ही 2 में मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद इस इलाके से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई थी, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। जमशीद, ये नारला गांव शहर से तकरीबन 7 से 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है, रास्ता भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर कोई रोड आसपास नजर नहीं आती है, जंगलात काफी ज्यादा हैं, कोई रिहायशी बस्ती है, दाएं बाएं कुछ लोग भी हैं, कुछ इतलात इस हवाले से आप हमारे देखने वालों को दे सकेंगे? अच्छा, बिल्कुल, बस्ती इन इलाकों में जरूर है, मगर ये बहुत ही पसमंदा दूर दराज इलाके हैं जहां आज भी सड़क राब्ता नहीं मौजूद नहीं और दूर दराज का काफी इलाका है। वहां भी दूर दराज इलाकों में बस्ती हल्के हल्के से घर नजर जरूर आएंगे, मगर जहां पे ये इनकाउंटर शुरू हुआ ये पूरी तरह घना जंगल है। जिस इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ इसके आसपास कुछ कुछ घर जरूर है, मगर जहां ये इनकाउंटर हुआ ये पूरी तरह जंगल का इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी के अंदर एक मिलिटेंट जो हलाक हुआ है इस ऑपरेशन में और जिस जवान के जहाँ बहक होने की तस्दीक की गई है खिता चनाब से, इसका भी ताल्लुक है नहीं, जम्मू कश्मीर से ही फौज के इस जवान ने जो इस अपनी जान कुर्बान की है इस ऑपरेशन के दौरान। और पिछले 10 दिनों के दौरान देखेंगे राजौरी और रियासी के बीच वाले इलाकों में 10 दिनों में दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। रियासी के अंदर एक मिलिटेंट हलाक हुआ और उस वक्त कहा गया कि एक मिलिटेंट भागने में कामयाब रहा, मुमकिन है कि वो ग्रुप, लेकिन कल जो तस्दीक हुई कि एक और ग्रुप इलाके के अंदर मिलिटेंटों का मौजूद है, दैट मीन्स इस दूर दराज इलाके के अंदर शायद कोशिशें जो अभी तक कहा जा रहा था कि रिवाइव करने की मिलिटेंसी को कोशिशें हो रही हैं, उसी का एक हिस्से के तौर पर इस ऑपरेशन को अभी तक देखा जा रहा है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये कि ऑपरेशन दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। चलिए जनाब, ऑपरेशन अभी जारी है, मौसम का मिजाज भी कुछ बदला हुआ है इलाके के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सेना जो है वो लगी हुई है ऑपरेशन पर। आपको पल पल का अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते रहिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात मौसम के मिजाज की भी करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज सूबा कश्मीर के अंदर बदला हुआ है। मतला अबर आलूद बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी की शिद्दत है और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से सूरत हाल तब्दील हो रही है और 1891 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बार फिर वादी कश्मीर से मौसम का मिजाज बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके की शिद्दत की गर्मी हो रही है उससे मेवा सन्नत को एक बड़ा झटका लग सकता है। एक तरफ से मेवे को नुकसान हो सकता है, मेवा सन्नत को नुकसान हो सकता है, दूसरी तरफ से जो फसलें इस वक्त तैयार हैं, खेतों के अंदर जो फसल तैयार है और बारिशों का न होना है, उससे भी एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल इसी तरीके की रही
तो सेब की सन्नत को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इधर इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, उसके मुताबिक आने वाले अभी 5 से 6 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है और कोई भी तब्दीली इसमें मुमकिन नहीं है। ये वो खबर ही नहीं है, मेरी वाली खबर है। कौन सी? मैंने निकाली। ये तो है, ये है ना, लाल सा कुछ। क्या है, लेकिन इस दौरान परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। शिद्दत की गर्मी ने अब इस हद तक बहुत सारे इलाकों के अंदर आप ऐसी बदहाली भी दे सकते हैं जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो फ्रूट पर पड़ने लगा है। या फिर इन दिनों ये 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट किसानों के लिए होते हैं और जो लोग काश्तकारी पर ही सिर्फ इन्हिसार करते हैं, एक बड़ा तबका जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो दीगर जिनमें मक्की की खेती बड़े पैमाने पर होती है, या फ्रूट का सीजन, जिन जिन एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा लोग फ्रूट पर इन्हिसार करते हैं उसमें कश्मीर सूबा सबसे ऊपर, जम्मू के अंदर बहुत सारे इलाके इसी तरह के कामकाज से लोग निकलते हैं। लेकिन सितंबर के 35 डिग्री के आसपास दर्ज हरारत रही है और जब महकमे मौसमियात की पेशन गोई को हम देखते हैं, उनका मानना है कि 2019 में इस तरीके का निज़ाम देखने को मिला था कि आज की तारीख को, कल दिन में इतना शिद्दत की गर्मी थी। और फिर जब और वो पीछे खंगालते हैं तो वो कह रहे हैं कि जनाब तकरीबन जो बारिश की कमी है ये तकरीबन हमारे पास सितंबर के महीने में अब तक तकरीबन 75 मिलीमीटर तक आनी चाहिए थी, वो सिर्फ 20 मिलीमीटर आई है। तकरीबन इसका मतलब 50 के आसपास मिलीमीटर की शिद्दत की किल्लत है अभी। इससे क्या होगा, जो हमारे नदी नाले हैं वहाँ पर भी इस तरीके की सूरत हाल है। सीधे चलेंगे अपने हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, ये जो मौसम का मिजाज बदल रहा है इससे खबर यह है कि बहुत सारा नुकसान होने का अंदेशा है हॉर्टिकल्चर को भी और एग्रीकल्चर को भी। देखिए गौर, हॉर्टिकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो, एक बड़ा सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर है एम्प्लॉयमेंट का और रेवेन्यू जनरेशन का। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात है उसमें हॉर्टिकल्चर खासतौर पर, जो कि एक अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, उसका एक हिस्सा है। तो इस पर इस बार खुश्क साली की वजह से, बारिश न होने की वजह से काफी शदीद जो है असरात मुरतब हुए हैं। हालांकि पिछले साल भी हम देख रहे हैं कि जो हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग थे वो काफी परेशान थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो प्रोडक्शन उनकी एप्पल की हुई है, मेवाजात की हुई है, उसका भरपूर मुआवजा उन्हें नहीं मिला है या भरपूर कीमत उन्हें नहीं मिली है और उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा था। लेकिन इस बार अब कुदरत पे वो काफी नाराज है इस एतबार से कि बारिशें नहीं हुई है, जो सेब का कलर है या सेब की जो क्वालिटी है उस पर असर हुआ है। दूसरी बात यह कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चाहे हमारी सब्जियां हैं और उसके साथ साथ धान की फसल है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन उसके लिए वह सिर्फ कुदरत को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी किसी हद तक जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इस एतबार से कि जो हमारे नदी नाले हैं जहां से आपाशी की नहरें निकलती हैं, वहां पर जो एक्सट्रैक्शन हो रही है रेत की, बजरी की, वो अनसाइंटिफिक तरीके से हो रही है। उससे क्या हो जाता है कि जो उसके शाखें निकलती हैं, जो नदी, इन बड़ी नदियों से जो छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स निकलती हैं, उनका जो लेवल है वो काफी अप हो गया है, जबकि जो मेन सोर्स है उसका लेवल डाउन हो गया है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि पानी इन छोटी छोटी नदियों में नहीं आता है, इन छोटी छोटी स्ट्रीम्स में नहीं आता है। नतीजा ये है कि ये किसान अपने जो बागात है, अपनी जो जमीनें हैं, अपने जो खेत खलियान है, उसकी आपाशी करने में भी नाकाम रहे हैं। एक तो पहले ही जहलम भी आप अगर देखेंगे तो पानी की लेवल काफी कम हो गई है। अब जो लेवल बची है उसका हम भरपूर इस्तेमाल कर भी नहीं पाते हैं। उसका रीजन यही है कि जो नदी नाले हैं ये इम्बैलेंस हो गए। दूसरी बात, सितंबर के महीने में 75 इसमें काफी गिरावट आई है और ये सिर्फ 20% होकर रह गई है, यानी 20 mm की जो बारिश है वो इस बारी हुई है। नतीजा ये है कि इसका जो बुरा असर है वो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सनत पे यहाँ पर। अच्छा हिलाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कॉच कश्मीर के जब माहिरीन की हम बात को देखते हैं
उनका मानना है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर वर्स्ट इफेक्टेड होगा जी अगर मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहेगा। और जब महकमे मौसमियात की बात को देखते हैं तो उनका मानना है कि फिलहाल 18-19 तारीख तक तो जनाब इसी तरीके का रहेगा। मालिकाने बागात का मानना है कि जनाब सेब जो तैयार हुआ है न तो वो रंग पकड़ रहा है और ना ही वो अपने साइज में आ पा रहा है, क्योंकि मौसम का मिजाज इस तरीके का बदल चुका है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो साइंटिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इन बागों की आपाशी होना और टेम्परेचर चूंकि 5 डिग्री ज्यादा है सितंबर के महीने में, जो यूजुअली टेम्परेचर होता था तो इस साल के सितंबर में 5 डिग्री ज्यादा है। उससे क्या होता है कि उनके जो सेबों पर बुरा असर पड़ा है, या बाकी जितने भी आप टमाटर की खेती आप देखिए वो काफी मुतासिर हो गई है। और इस तरह से हर कोई सेक्टर जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी कोई फसल है उस पर बुरा असर मुरतब हुआ है और किसान परेशान है। किसान कहते हैं कि सरकार की जानिब से भी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा है, न कीमतों को लेकर, न आपाशी को लेकर, और न इन स्ट्रीम्स को जो कुछ इम्बैलेंस हुई है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात महकमे मौसमियात और हॉर्टिकल्चर फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की हो रही है, क्योंकि ख़बर ये है कि फ़िलहाल जनाब आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम का मिजाज, तपिश जो गर्मी की है वो इसी तरीके की रहेगी, जिससे हॉर्टिकल्चर को एक बड़ा नुकसान होने का खदशा है। ताहम ज़राया का मानना और जो माहिरीन है उनका ये मानना है कि जो स्ट्रीम्स हमारी चल रही थी, दरियाओं से जो छोटी छोटी नहरें बागात की ओर जाती थी, उनमें पानी नहीं आ रहा है। और ना आने की बड़ी वजह यह है कि जिस बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग की गई, जिस बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की गई है, उसका खमियाजा अब आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिनका पूरा सरमाया इसी पर होता है कि पूरे साल काम करने के बाद यहाँ से वो क्या कुछ ले पाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, मुलाजमीन की भी बात होगी और आपको बताएंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी खबर है। खबर क्या है, तज्जिया और तबसरे के साथ आपके सामने रखेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।